नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो अपन इंजीनियरिंग सर्विसेज के नॉन टेक पार्ट कर रहे थे, जिसमें अपन स्टैंडर्ड क्वालिटी पढ़ रहे थे। आज अपन अगला चैप्टर पढ़ेंगे, इन्वेंट्री। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन्वेंट्री का मतलब है वो सारे आइटम या रिसोर्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने पास रखती है। इससे या तो बाद में यूज़ किया जाता है, लाइक मेकिंग प्रोडक्ट्स, या फिर सेल किया जाता है। ठीक है, इसके चार टाइप्स होते हैं। रॉ मटेरियल, जो अभी प्रोड्यूस होना बाकी है। सेमी फिनिश, जो थोड़ा बन चुका है पर पूरा नहीं है। वर्क इन प्रोग्रेस, जो अभी मशीन या प्रोसेस में है। फिनिश गुड्स, जो पूरी तरह रेडी है। फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्रीज की। इन्वेंट्रीज को बेसिकली दो बड़े टाइप्स में बांटा गया है। सबसे पहले डायरेक्ट डायरेक्ट इन्वेंट्रीज, दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज। सबसे पहले डायरेक्ट इन्वेंट्रीज के बारे में बात करते हैं। ये वो आइटम है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में काम आते हैं। प्रोडक्शन इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट जो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, आइटम जो अभी सेमी फिनिश स्टेज पर है। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, रेडी टू सेल प्रोडक्ट जो कंज्यूमर और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए तैयार है। एमआरओ इन्वेंट्री, मेंटेन, रिपेयर एंड ऑपरेटिंग, ये प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं होते पर मशीन को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, लाइक ऑयल, स्पेयर पार्ट्स और क्लीनिंग सप्लाईज। ठीक है। मिसलेनियस इन्वेंट्री, बाकी बचा कुचा सामान, जैसे ऑफिस स्टेशनरी, स्क्रैप या पुराने प्रोडक्ट्स। ठीक है। देन इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज के बारे में बात करते हैं। ये प्रोडक्शन में डायरेक्टली नहीं दिखते पर सिस्टम चलाने के लिए ज़रूरी है। ट्रांजिट और पाइपलाइन इन्वेंट्री, वो सामान जो अभी रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन में है, जैसे कोल फील्ड से प्लांट जा रहा हो। ठीक है। बफर इन्वेंट्रीज, इसे सेफ्टी स्टॉक भी कहते हैं। ये यहाँ एक्स्ट्रा स्टॉक रखा जाता है ताकि अगर सडनली डिमांड बढ़ जाए या सप्लाई लेट हो जाए तो काम ना रुके। ठीक है। देन डी कपलिंग इन्वेंट्री, ये डिफरेंट मशीन्स के बीच में रखा जाता है। अगर अगर एक मशीन स्लो हो जाए या ख़राब हो जाए तो दूसरी मशीन वेट ना करे और अपना काम चालू रखे। ये एक तरह शॉक अब्जॉर्बर होता है, एक तरह का शॉक अब्जॉर्बर होता है। ठीक है। फिर यहाँ पे अपन इन्वेंट्री फंक्शन के बारे में बात करते हैं, मतलब इन्वेंट्री क्यों जरूरी है, नीड फॉर इन्वेंट्री। ठीक है, व्हाई डू वी नीड इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री मैनेज करना किसी भी बिजनेस के लिए ज़रूरी है। इसका मेन रीज़न नीचे दिए गए हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलीवरी डिलेस, जब हम नया स्टॉक ऑर्डर करते हैं तो वो तुरंत नहीं मिलता। ऑर्डर देने और स्टॉक आने के बीच का जो टाइम होता है उसे लीड टाइम कहते हैं। कभी कभी डिलीवरी लेट हो सकती है, इसलिए बैकअप स्टॉक रखना ज़रूरी है ताकि काम ना रुके। देन हैंडलिंग इंक्रीज इन आउटपुट, अगर मार्केट में डिमांड सडन बढ़ जाए या मैन्युफैक्चरिंग प्लान चेंज हो जाए तो एक्स्ट्रा स्टॉक काम आता है। इससे प्रोडक्शन बिना किसी इंटरफेरेंस के चलती रहती है। स्मूथ प्रोडक्शन फ्लो, अगर इन्वेंट्री ख़त्म हो गई, स्टॉक आउट, तो प्रोडक्शन रुक जाएगी। प्रोडक्शन रुकने से कंपनी का नुकसान होता है और कॉस्ट बढ़ जाती है। इन्वेंट्री इस फ्लो को स्मूथ रखती है। बेटर कस्टमर रिलेशन, अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो आप कस्टमर को टाइम पर डिलीवरी नहीं दे पाओगे। बार बार डिले होने से कस्टमर किसी दूसरे सप्लायर के पास चला जाएगा, इसलिए कस्टमर को खुश रखने के लिए स्टॉक ज़रूरी है। देन क्वांटिटी डिस्काउंट, जब हम बल्क मतलब बड़ी क्वांटिटी में मटेरियल्स खरीदते हैं तो सप्लायर डिस्काउंट देता है। साथ ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और पेपर वर्क भी कम हो जाता है, इसलिए कंपनी ज़्यादा स्टॉक एक साथ मंगवा लेती है। देन प्राइस फ्लक्चुएशन, मार्केट में रॉ मटेरियल के प्राइसेस अप डाउन होते रहते हैं। जब प्राइसेस कम होते हैं तब कंपनी ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लेती है ताकि फ्यूचर में महंगे दाम से बेच सके। स्कैरसिटी ऑफ मटेरियल्स, कभी कभी मार्केट में किसी आइटम्स की कमी कमी हो जाती है। ऐसे टाइम के लिए रिजर्व स्टॉक होना चाहिए। ठीक है, ताकि प्रोडक्शन पर कोई असर ना पड़े। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन एंड मशीनरी, अगर मटेरियल कहीं नहीं होगा अगर मटेरियल नहीं होगा तो वर्कर और मशीन्स खाली बैठे रहेंगे। इसका मतलब है कंपनी का पैसा वेस्ट हो रहा है। प्रॉपर इन्वेंट्री होने से रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन होता है। कुछ की पॉइंट्स हैं। लीड टाइम, इट इज़ द टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग द इन्वेंट्री। ठीक है, ये ऑर्डर को प्लेस करना और इन्वेंट्री को रिसीव करने के बीच का टाइम को लीड टाइम बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की, एडवांटेजेस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, इन्वेंट्री को सही से मैनेज करने के फ़ायदे, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। प्रोडक्शन के वक्त कभी शॉर्टेज नहीं होती, मटेरियल्स को सस्ते और इकोनॉमिकल रेट्स पर ख़रीदा जा सकता है। प्रोडक्शन बीच में रुकती नहीं क्योंकि सामान हमेशा अवेलेबल रहता है। डिलीवरी डेट्स सही से फिक्स की जा सकती हैं और उन्हें टाइम पर पूरा किया जा सकता है। माल ख़राब होने या चोरी होने से बचा रहता है। ठीक है। इन्वेंट्री कॉस्ट, इन्वेंट्री मैनेज करने में टोटल चार तरह के मेन कॉस्ट लगते हैं। परचेस कॉस्ट, ये वो पैसा है जो आप सामान खरीदने के लिए देते हैं, ये क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो परचेस कॉस्ट कितना होता है, परचेस कॉस्ट इक्वल टू एनुअल डिमांड इनटू कॉस्ट। ठीक है, एनुअल डिमांड, साल भर में कितने यूनिट चाहिए, कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट का प्राइस क्या है। ठीक है।
देन ऑर्डरिंग और सेटअप कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, जब हम बाहर से सामान मंगवाते हैं तो ऑर्डर प्लेस करने, ट्रांसपोर्टेशन और इंस्पेक्शन का जो खर्चा आता है उसे ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलते हैं। सेटअप कॉस्ट, अगर सामान फैक्ट्री के अंदर ही बन रहा है तो मशीन को सेट करने और वर्कर्स को अरेंज करने का खर्चा, उसको सेटअप कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का फार्मूला क्या है? ओसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, फिर बात करते हैं होल्डिंग और कैरिंग कॉस्ट की। सामान को गोडाउन में रखने का खर्चा, इसमें शॉर्टेज, रेंट, इंश्योरेंस, सामान की देखभाल और डिस्क्रिप्शन और डिप्रिशिएशन, मतलब वक्त के साथ जो वैल्यू कम होती है वो शामिल होता है। इसका फार्मूला क्या होता है होल्डिंग और कैरिंग कॉस्ट का? होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंटरी इंटू कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट। ठीक है, देन शॉर्टेज और स्टॉक आउट कॉस्ट, ये क्या होता है? ये तब होता है जब कस्टमर सामान मांगे और आपके पास स्टॉक खत्म हो जाए। इससे बिजनेस का नुकसान होता है और कंपनी की रेपुटेशन खराब होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं इन्वेंट्री रिव्यू सिस्टम की। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में दो मेजर सिस्टम होते हैं, क्यू सिस्टम, क्यू सिस्टम एंड पी सिस्टम। ठीक है, क्यू सिस्टम फिक्स ऑर्डर सिस्टम होता है। इसको फिक्स ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम या टू बिन सिस्टम भी कहते हैं। कब ऑर्डर करते हैं? जब इन्वेंट्री एक स्पेसिफिक लेवल, मतलब री ऑर्डर पॉइंट पर पहुंच जाती है, तब ऑर्डर प्लेस होता है। कितना ऑर्डर करते हैं? ऑर्डर का साइज हमेशा फिक्स्ड होता है। मेन पॉइंट इसमें, क्वांटिटी फिक्स्ड है लेकिन ऑर्डर कब देना है वो वेरी कर सकता है डिमांड के हिसाब से। पी सिस्टम, पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम, इसको फिक्स पीरियड सिस्टम कहते हैं। कब ऑर्डर करते हैं? इन्वेंट्री को एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद चेक किया जाता है, एग्जांपल एवरी मंडे। कितना ऑर्डर करते हैं? ऑर्डर का साइज फिक्स नहीं होता, जितना स्टॉक कम है उतना ही ऑर्डर किया जाता है ताकि टारगेट लेवल तक पहुंचा जा सके। ठीक है, मेन पॉइंट इसका क्या होता है, इसमें टाइम फिक्स्ड है लेकिन क्वांटिटी वेरी करती है। ठीक है, फिर बात करते हैं टाइप ऑफ इन्वेंट्री मॉडल्स की। इन्वेंट्री प्रिडिक्ट करने के लिए दो टाइप्स के मॉडल यूज होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल एंड प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, यहाँ डिमांड और लीड टाइम, ऑर्डर आने का टाइम फिक्स्ड और नोन होता है। चूँकि सब कुछ पहले से पता है इसलिए सेफ्टी स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, यहाँ डिमांड और लीड टाइम अनसर्टेन होते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, स्टॉक ख़त्म ना हो जाए इसलिए एक्स्ट्रा स्टॉक रखा जाता है जिसे सेफ्टी स्टॉक कहते हैं। ठीक है, समरी टेबल, ऑर्डर क्वांटिटी क्यू सिस्टम और पी सिस्टम में। ऑर्डर क्वांटिटी क्यू सिस्टम में फिक्स्ड होती है, पी सिस्टम में वेरिएबल होती है। ऑर्डर टाइम क्यू सिस्टम में वेरिएबल होता है और पी सिस्टम में फिक्स्ड होता है। सेफ्टी स्टॉक क्यू सिस्टम में लेस रिक्वायर्ड, पी सिस्टम में मोर रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे अपन हैरिस विल्सन मॉडल के बारे में समझेंगे। ठीक है, जिसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोला जाता है। ठीक है, बेसिक नोटेशन, सबसे पहले टर्म समझ लेते हैं। डी क्या है? एनुअल डिमांड, पूरे साल में कितनी यूनिट्स की ज़रूरत है। क्यू क्या है? ऑर्डर क्वांटिटी, एक बार में आप कितना सामान मंगवा रहे हो। स्मॉल डी क्या है? कंजप्शन रेट, रोजाना या वीकली सामान कितनी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। सी क्या है? यूनिट कॉस्ट, एक आइटम की कीमत। सी नॉट क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी नॉट ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर देने का खर्चा, पेपर वर्क, डिलीवरी। ठीक है, सी एच होल्डिंग कॉस्ट, सामान को गोडाउन में रखने का खर्चा, रेंट, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। अजम्पशन, अजम्पशंस के बारे में देखते हैं। इस सिंपल मॉडल को अप्लाई करने के लिए हम कुछ बातें अज्यूम करते हैं। सबसे पहले क्या अज्यूम करते हैं कि डिमांड फिक्स्ड है, हमें पहले से पता है कि साल भर में कितना सामान बिकेगा। बल्क डिलीवरी, सारा सामान एक साथ आता है, थोड़ा थोड़ा करके नहीं। नो शॉर्टेज, स्टॉक कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। फिक्स प्राइस, ज़्यादा लेने पर कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा, नो क्वांटिटी डिस्काउंट। जीरो लेट टाइम, ऑर्डर करते ही सामान तुरंत आ जाता है, हालांकि ग्राफ में एलटी दिखाया गया है फॉर रिकवरी लेवल। ठीक है, की फार्मूलाज, कुछ फार्मूलाज हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, टोटल क्वांटिटी निकालने के लिए तीन चीज़ें ऐड करनी होती हैं। टोटल एनुअल कॉस्ट इज इक्वल टू परचेस कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। एनुअल परचेस कॉस्ट, सीधा फार्मूला है डी, सीधा फार्मूला क्या है? डी टाइम्स सी, मतलब साल की डिमांड टाइम्स इंटू साल की डिमांड इंटू एक आइटम की प्राइस, डी इंटू सी। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, पूरे साल में कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा, एन इज इक्वल टू डी बाई क्यू, एन इज इक्वल टू डी बाई क्यू। एग्जाम्पल, अगर साल की डिमांड 1000 है और आप एक बार में 200 मंगवाते हो
तो 5 बार ऑर्डर देना पड़ेगा। ठीक है। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट AOC एन टाइम्स C0, तो OC एन इंटू C0। ROL रीऑर्डर लेवल, जब स्टॉक कितना रह जाए तब नया ऑर्डर देना है, तो इसका क्या फार्मूला होगा, ROL इज इक्वल टू लीड टाइम इंटू कंजम्पशन रेट D। ठीक है। ग्राफ का एनालिसिस देख लेते हैं। इन्वेंट्री लेवल Q से शुरू होता है, वो धीरे धीरे नीचे आता है कंजम्पशन रेट D की वजह से। जब स्टॉक रीऑर्डर लेवल पर पहुंचता है हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। लीड टाइम के ख़त्म होते ही नया स्टॉक आ जाता है और इन्वेंट्री वापस क्यू पर पहुंच जाती है। ठीक है। शॉर्ट टूथ पैटर्न भी बोलते हैं इसको। ठीक है। यहाँ पे अपन EOQ, इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विद प्राइस ब्रेक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका, बेसिक कॉन्सेप्ट है नॉर्मल EOQ में हम सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट देखते हैं, लेकिन जब क्वांटिटी डिस्काउंट मिल रहा हो तब हमें परचेस कॉस्ट को भी टोटल कॉस्ट में ऐड करना पड़ता है, क्योंकि बड़े ऑर्डर साइज पर यूनिट प्राइस कम हो जाती है। टोटल कॉस्ट फार्मूला, डिस्काउंटेड मॉडल में टोटल कॉस्ट निकालने का फार्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू परचेस कॉस्ट मतलब DC मतलब एनुअल डिमांड इंटू यूनिट प्राइस, परचेस कॉस्ट प्लस D/Q इंटू C0 प्लस Q/2 इंटू CH। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है। DC क्या है, परचेस कॉस्ट, एंड D/Q टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, Q2/CH टोटल हैंडलिंग कॉस्ट। ठीक है। बेस्ट ऑर्डर साइज कैसे चूज़ करें, सबसे सस्ता ऑर्डर साइज ढूंढने के लिए कौन सा स्टेप फॉलो करना है। स्टेप 1, पहले फीजिबल EOQ कैलकुलेट करो हर प्राइस लेवल के लिए। देन स्टेप 2, फिर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करो दो जगह पर, फीजिबल EOQ पॉइंट पर, हर उस प्राइस ब्रेक पॉइंट पर जहां क्वांटिटी EOQ से ज़्यादा है ताकि डिस्काउंट मिल सके। स्टेप 3, जिस पॉइंट पर टोटल कॉस्ट सबसे कम है, लीस्ट आए, वही आपका बेस्ट ऑर्डर साइज होगा। ठीक है। वो एक ग्राफ है, उसको के बारे में देख लेते हैं कि जैसे ही ऑर्डर साइज Q1 Q2 Q3 बढ़ता है टोटल कॉस्ट की लाइन नीचे जंप करती है। ये जंप दिखाता है कि डिस्काउंट मिलने की वजह से कॉस्ट सडनली गिर गई है। हमें बस वो लोएस्ट पॉइंट ढूंढना है और ढूंढना होता है जहाँ कॉस्ट मिनिमम हो, भले ही वो EOQ पर हो या किसी डिस्काउंट लिमिट मतलब प्राइस ब्रेक पर हो। ठीक है। यहाँ पे अपन सेलेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे। ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन में हर आइटम की इंपॉर्टेंस सेम नहीं होती, इसलिए सारे आइटम्स पर इक्वल कंट्रोल रखना मुश्किल और एक्सपेंसिव होता है। सेलेक्टिव कंट्रोल का मतलब है कि आइटम्स को उनकी यूटिलिटी या वैल्यू के हिसाब से ग्रुप्स में डिवाइड करना ताकि ज़रूरत के हिसाब से ध्यान दिया जा सके। ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस, ABC एनालिसिस, ये एनालिसिस पैरेटो लॉस 80-20 रूल्स पर बेस्ड है। इसमें आइटम्स को उनके एनुअल यूसेज वैल्यू के बेसिस पर 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। कैटेगरी ए, VVIP आइटम्स, कॉस्ट, ये सबसे महंगे और वैल्यूएबल आइटम्स होते हैं। क्वांटिटी सिर्फ 10% आइटम होते हैं टोटल इन्वेंट्री के, लेकिन 75% कैपिटल कंज्यूम करते हैं। कंट्रोल, इन पर बहुत स्ट्रिक्ट और क्लोज कंट्रोल चाहिए होता है। इन्हें बार बार स्मॉल क्वांटिटीज़ में ऑर्डर किया जाता है ताकि पैसा ब्लॉक ना हो। देन कैटेगरी बी, मिडिल क्लास आइटम्स, कॉस्ट, इनकी वैल्यू एवरेज होती है। क्वांटिटी, ये टोटल इन्वेंट्री का लगभग 15% होते हैं और 15% इन्वेस्टमेंट ही लेते हैं। कंट्रोल, इन पर मॉडरेट कंट्रोल रखा जाता है। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग और मॉडरेट एफर्ट से इनका लीड टाइम कम करने की कोशिश की जाती है। ठीक है। देन कैटेगरी सी, कॉमन आइटम्स, ये सबसे सस्ते आइटम्स होते हैं, लो कंजम्पशन वैल्यू। क्वांटिटी, ये टोटल आइटम का 75% होते हैं, लेकिन इनमें सिर्फ 10% इन्वेस्टमेंट लगती है। कंट्रोल, इन पर लूज कंट्रोल चलता है। इन्हें बल्क में खरीद कर रख लिया जाता है ताकि बार बार ऑर्डर करने का हेडेक ना हो। देन VED एनालिसिस, ABC एनालिसिस पैसे पर फोकस करता है और VED एनालिसिस आइटम की क्रिटिकलिटी मतलब इंपॉर्टेंस फॉर प्रोडक्शन पर फोकस करता है। वी क्या होता है, वी होता है वाइटल आइटम्स, इनके बिना प्रोडक्शन तुरंत रुक जाएगी, इन्हें हमेशा स्टॉक में रखना कंपलसरी है। ई, एसेंशियल आइटम्स, इनके बिना काम थोड़ी देर चल सकता है पर लंबे टाइम तक नहीं, मॉडरेट स्टॉक जरूरी है। डी, डिज़ायरेबल आइटम्स, अगर ये ना भी हो तो प्रोडक्शन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, इन पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है। ठीक है। समरी देखें तो मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा वाइटल और हाई वैल्यू आइटम्स पर ध्यान देती है। ठीक है। अब बात करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट और लाइन बैलेंसिंग पर। ठीक है। इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन XYZ एंड FNSD,
पहले पार्ट में इन्वेंट्री को कैटेगराइज करने के लिए दो तरीके बताए गए हैं। एक्स वाई जेड एनालिसिस, ये क्लासिफिकेशन क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू स्टॉक की टोटल कीमत पर बेस्ड होता है। एक्स, इनकी इन्वेंट्री वैल्यू बहुत हाई होती है। वाई, इनकी इन्वेंट्री वैल्यू मॉडरेट होती है। जेड, इनकी इन्वेंट्री वैल्यू लो होती है। पर्पस, इससे पता चलता है कि कौन सा स्टॉक सबसे ज़्यादा पैसा रोक कर बैठा है। ठीक है। एफ एन एस डी एनालिसिस, ये आइटम्स की मूवमेंट स्पीड पर बेस्ड होता है। एफ, फास्ट मूविंग, जो जल्दी जल्दी कंज्यूम होते हैं। एन, नॉर्मल मूविंग, जो रेगुलर स्पीड से यूज़ होते हैं। एस, स्लो मूविंग, जो बहुत कम यूज़ होते हैं। डी, डेड आइटम्स, जो बिल्कुल यूज़ नहीं होते हैं। पर्पस क्या होता है, इसे ऑब्सोलीट, पुराना, बेकार स्टॉक पहचानने में मदद मिलती है। फिर बात करते हैं लाइन बैलेंसिंग की। लाइन बैलेंसिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम असेंबली लाइन के हर वर्क स्टेशन पर काम को इस तरह डिवाइड करते हैं कि सबका टाइम लगभग बराबर हो। ठीक है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हर स्टेशन पर टास्क को इस तरह असाइन करना कि टोटल टाइम साइकिल टाइम के पास रहे। अगर लाइन परफेक्टली बैलेंस्ड है तो प्रोडक्शन फ्लो स्मूथ होता है। अगर नहीं तो बॉटल नेक, काम अटक जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो स्टेशन वन, लेट्स से डायग्राम में 5 स्टेशन है जिनमें अलग अलग टाइम्स लगा रखा है। ठीक है। स्टेशन 2, 3, 4, 5, 15 मिनट। ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या प्रॉब्लम है, बॉटल नेक, स्टेशन 2 सबसे स्लो है 16 मिनट। इसका मतलब पूरी लाइन की स्पीड 16 मिनट पर यूनिट हो जाएगी। आइडल टाइम, क्योंकि स्टेशन 2 स्लो है, स्टेशन 1 अपना काम 12 मिनट में ख़त्म करके 4 मिनट वेट करेगा। ठीक है। इसी तरह बाकी स्टेशन को भी स्टेशन 2 के लिए रुकना पड़ेगा, जिससे एफिशिएंसी कम हो जाती है। ठीक है। अब अपन लाइन बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट को आगे देखते हैं। कंस्ट्रेंट इन लाइन बैलेंसिंग, लाइन बैलेंसिंग करते वक्त कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे प्रीसिडेंस कंस्ट्रेंट्स। कुछ काम ऐसे होते हैं जो पहले ख़त्म होना ज़रूरी है, जैसे पेंटिंग से पहले क्लीनिंग होनी चाहिए, इसे टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट भी कहते हैं। जोनिंग कंस्ट्रेंट, पॉजिटिव जोनिंग, कुछ टास्क को एक ही स्टेशन पर रखना पड़ता है। एग्जांपल, कार के दोनों साइड्स पर काम करने वाले वर्कर्स। निगेटिव जोनिंग, कुछ टास्क को अलग अलग रखना पड़ता है सेफ्टी या क्वालिटी की वजह से। एग्जांपल, बिल्डिंग और स्प्रे पेंटिंग को दूर रखा जाता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजीज। वर्क एलिमेंट, स्मॉल आई, ये क्या है? वर्क एलिमेंट, ये काम का सबसे छोटा पार्ट है जिसे और डिवाइड नहीं किया जा सकता। टोटल एन वर्क एलिमेंट्स होते हैं, हर एलिमेंट्स पर अपना टाइम होता है। ठीक है। टी आई एन, जिसे टी आई एन कहते हैं, टी आई एन कहते हैं। ठीक है। जो आई की वैल्यू होती है 1 से n के बीच होती है। ठीक है। वर्क स्टेशन, ये असेंबली लाइन पर वो जगह है जहाँ काम कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क एलिमेंट्स किया जाता है। जाहिर सी बात है कि स्टेशन की गिनती हमेशा 1 या उससे ज़्यादा होगी। ठीक है। इसमें W जो होता है ग्रेटर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है। देन टोटल वर्क कंटेंट, पूरी लाइन पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके टाइम का टोटल सम होता है। तो कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n टी आई एन। ठीक है। देन स्टेशन टाइम, टी एस आई, ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्टेशन पर जो काम असाइन किया गया है उसमें लगने वाला टोटल टाइम। अगर स्टेशन पर एलिमेंट n1 n2 तक काम हो रहा है तो टी एस आई कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ n n1 to n2 टी आई एन। ठीक है। कुछ की मैथमेटिकल रूल, नोट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। क्या, स्टेशन टाइम टी एस आई हमेशा इन दोनों के बीच में होना चाहिए। मैक्सिमम ऑफ ऑल वर्क एलिमेंट, किसी भी स्टेशन का टाइम सबसे बड़ा अकेले एलिमेंट से छोटा नहीं हो सकता। साइकिल टाइम, स्टेशन टाइम कभी भी साइकिल टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना बॉटल नेक बन जाएगा। ठीक है। तो स्टेशन टाइम इन दोनों के बीच होना चाहिए, टी आई एन और टी सी के। फिर बात करते हैं अपन साइकिल टाइम की। लाइन से दो कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट्स निकालने के बीच का जो टाइम होता है उसे साइकिल टाइम कहते हैं। ये लाइन की प्रोडक्शन रेट डिसाइड करता है। हमेशा याद रखना कि टीसी, जो टीसी होता है, टीसी ग्रेटर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ टीएसआई। ठीक है। देन बात करते हैं डिले और आइडल टाइम एट स्टेशन। अगर किसी स्टेशन का काम साइकिल टाइम से जल्दी ख़त्म हो जाए तो वर्कर को बैठना पड़ता है, इसी खाली टाइम को आइडल टाइम कहते हैं। ठीक है।
इसका फार्मूला क्या होता है, टी डी एस इक्वल टू, मतलब डिले और आइडल टाइम इज इक्वल टू साइकिल टाइम माइनस स्टेशन टाइम। ठीक है। देन बैलेंस डिले के बारे में बात करते हैं। ये लाइन की एफिशिएंसी मेज़र करता है, जितना ज़्यादा डिले होगा लाइन उतनी ही इनएफिशिएंट होगी। इसका फार्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है डी इज इक्वल टू एन टी सी माइनस टी डब्ल्यू सी अपॉन एन टी सी। ठीक है। टी सी क्या होता है, टोटल साइकिल टाइम, टी डब्ल्यू सी क्या है, टोटल वर्क कंटेंट, और एन क्या है, स्मॉल एन, टोटल नंबर ऑफ स्टेशन। ठीक है। फिर बात करते हैं लाइन एफिशिएंसी की। ये बताता है कि स्टेशन कितने इफेक्टिव यूटिलाइज हो रहे हैं। अगर लाइन परफेक्ट है तो एफिशिएंसी 100% होगी। इसका फार्मूला क्या होता है, लाइन एफिशिएंसी इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू एन टी एस आई अपॉन एन इंटू टी सी इंटू 100। ठीक है। इन परसेंटेज, परसेंटेज में होता है। ठीक है। टी एस आई क्या है, स्टेशन टाइम एट स्टेशन आई, स्मॉल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टेशन, और टी सी क्या है, टोटल साइकिल टाइम। ठीक है। देन बात करते हैं स्मूथनेस इंडेक्स की। ये मेज़र करता है कि काम सारे स्टेशन पे बराबर, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। अगर एस आई की वैल्यू, मतलब स्टेशन स्मूथनेस इंडेक्स की वैल्यू कम है, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन स्मूथ है। इसका फार्मूला क्या होता है, स्मूथनेस इंडेक्स इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू एन टी एस आई मैक्स माइनस टी एस आई इन दोनों का होल स्क्वायर। ठीक है। टी एस आई मैक्स क्या है, मैक्सिमम स्टेशन टाइम। ठीक है। अब समरी टेबल में दिया गया है साइकिल टाइम, टाइम बिटवीन टू फिनिश प्रोडक्ट्स, गोल मिनिमाइज, आइडल टाइम, वेस्ट टाइम एट स्टेशन, गोल मिनिमाइज, मिनिमाइज करना गोल होता है साइकिल टाइम और आइडल टाइम को। लाइन एफिशिएंसी, हाउ वेल स्टेशन आर यूज्ड, इसका गोल क्या होता है, मैक्सिमाइज क्लोज टू 100%। स्मूथनेस इंडेक्स, रिलेटिव बैलेंस बिटवीन स्टेशन, गोल मिनिमाइज क्लोज टू जीरो। ठीक है। तो यहाँ पे अपना इन्वेंट्री चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे के चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।